और चलिए अब बात रायबरेली की, क्योंकि रायबरेली की सीट इस वक्त देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है और यहां पर अमित शाह ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ बोलिए। रायबरेली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की सभा ने राहुल गांधी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। साल 2019 में अमेठी से हारने के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट को सुरक्षित सीट मानकर चुना, लेकिन अब अमित शाह ने गांधी परिवार पर सीधा हमला करके और कई बड़े सवाल पूछकर रायबरेली ही नहीं पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। अगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया, लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। रायबरेली न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी के लिए भी एक परीक्षा की सीट है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए वोट मांगने का काम रायबरेली के अंदर प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। साल 2019 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक सीट जीती थी और वो सीट थी रायबरेली। इस सीट को बचाना कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है और इसीलिए अमित शाह ने रायबरेली के अंदर कांग्रेस के किले में राहुल गांधी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला है। ये राहुल बाबा के एडवाइजर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दो भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। क्यों ना करे? तो वो जवाब दे रहे हैं उनके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताओ भाई रायबरेली वालों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। रायबरेली गांधी परिवार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, जरा समझते हैं। रायबरेली की सीट से साल 1952 में सबसे पहला चुनाव फिरोज गांधी ने लड़ा था, जो राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति थे। इसके बाद साल 1957 में फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़कर जीती। 1977 में इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ी लेकिन राजनारायण से हार गईं। 1980 में इंदिरा गांधी ने यहां से तीसरी बार चुनाव जीता। 1984 तक लगभग 24 सालों तक रायबरेली पर गांधी परिवार का कब्जा रहा। और इसीलिए अब अमित शाह कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि आखिर गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए इतने सालों में क्या काम किया। यहां जब आया हूं तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं। पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साल 2004 में जब सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने रायबरेली सीट को चुना। 2004 में सोनिया गांधी चुनाव जीती और इसके बाद साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में सोनिया गांधी को यहां से भरपूर समर्थन मिला।
लेकिन इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा के रास्ते संसद में अपनी सीट पक्की कर चुकी हैं। सोनिया गांधी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज भी कसा था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अब चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। लेकिन गांधी परिवार शायद पहले ही तय कर चुका था कि रायबरेली की सीट से अब राहुल गांधी को चुनाव में उतारना है और वायनाड में मतदान पूरा होने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यूपी की सबसे हॉट सीट पर बीजेपी की ताकत ने मुकाबला रोमांचक बना दिया है। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल बाबा ने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना? वो आएंगे तो पूछेंगे क्या कि क्यों नहीं गए भाई? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं जवाब। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम कोई वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम किया। अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर 12.13% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर दलित आबादी लगभग 34% है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर करीब 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत और 7% यादव वोटर हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन बचाकर रखनी है तो उसे रायबरेली की सीट जीतनी ही होगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 को दिए गए खास इंटरव्यू में हिंदू मुसलमान पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे पास विकसित भारत का विजन है, लेकिन कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण करना चाहती है। पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू आप देखिए रात को 9 बजे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस की सोच में तुष्टीकरण है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी। यहां तक कि यह बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है। और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूं डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। तो वहीं चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत पाकिस्तान ने भी बढ़ा दी है। कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान के कुछ नेता मोदी के खिलाफ बैटिंग में लगे हुए हैं और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में पाकिस्तान और उसके एटम बम को बड़ा मुद्दा बनाया है।
शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब चुनाव में खुद पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मोदी राज से पाकिस्तान को कितनी तकलीफ हो रही है, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पाकिस्तान के बड़े नेता फवाद चौधरी के बयानों से नजर आने लगा है। मोदी ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के परमाणु बम की पूरी हवा निकाल दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों से पाकिस्तान को और ज्यादा मिर्ची लग गई है। आखिर 2024 के चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा इतना अहम क्यों होता जा रहा है? आखिर तीसरी बार मोदी राज की आहट से पाकिस्तान क्यों बेचैन है? प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर कैसे करारे हमले किए हैं और राहुल गांधी की मोदी को चुनौती कैसे राहुल के लिए ही मुसीबत बन गई है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे फवाद चौधरी का वो पोस्ट जो उनके एक्स हैंडल पर मौजूद है। फवाद चौधरी ने लिखा है, लुत्फ तो अब आएगा मोदी जी, क्या राहुल जी का चैलेंज कबूल करेंगे? लाइव डिबेट का चैलेंज। मेरा मानना है कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। दरअसल फवाद चौधरी ने यह पोस्ट इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट की चुनौती देते हुए लिखा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के सामने रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच पर बहस की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर पाकिस्तानी नेता ने बैटिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ गईं। सीमा पार बैठकर राहुल के लिए तालियां बजा रहे फवाद चौधरी पर प्रधानमंत्री मोदी की ये प्रतिक्रिया सुनिए। कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। 18 अप्रैल 2019 से 10 अप्रैल 2022 तक फवाद चौधरी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री रहकर कई अहम विभाग संभाल चुके हैं। पहले भी फवाद चौधरी राहुल गांधी को लेकर ट्वीट करते रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए भी फवाद चौधरी ने लिखा था, राहुल ऑन फायर। फवाद चौधरी का एक ट्वीट ऐसा भी है जिसमें राहुल गांधी को राहुल साहिब लिखा गया था। बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया था। उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फवाद चौधरी की ताजा पोस्ट के बाद तो बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे आपको हम ये भी दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले ये भी समझना होगा कि आखिर मोदी पाकिस्तान के परमाणु बम का जिक्र अपनी चुनावी सभाओं में क्यों कर रहे हैं।
दरअसल मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के परमाणु बम पर बयान दिया था। बीजेपी का आरोप है कि मणिशंकर अय्यर ने हिंदुस्तान के लोगों को डराने की कोशिश की है। पाकिस्तान का परमाणु बम पिछले 25 सालों से भारत की राजनीति में और भारत की सुरक्षा के संदर्भ में एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये दावा कर चुके हैं कि साल 2014 से पहले देश में माहौल ऐसा था कि पाकिस्तान के परमाणु बम का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा था। प्रधानमंत्री खुद कई साल पहले अपनी एक चुनावी सभा में कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो भारत के एटम बम दिवाली मनाने के लिए नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इसी सख्त रुख की वजह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के नेता लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के परमाणु बम को मुद्दा बनाया, तब एक बार फिर मोदी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और पाकिस्तानी परमाणु बम की पोल खोल कर रख दी। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। फवाद चौधरी को शायद ये नहीं पता कि वो जितनी राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बीजेपी